नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, साल 2009 से लेकर के 2013 के बीच में भारत के 11 शीर्ष परमाणु और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की रहस्यमय परिस्थितियों के अंदर मौत हो जाती है। कोई अपनी लैब के अंदर आग से जलकर के मर जाता है, कोई अपने घर के अंदर फांसी खा करके मर जाता है, तो किसी की अचानक से सड़क हादसे के अंदर जान चली जाती है। और दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों के अंदर थोड़ा और पीछे जाएं तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की अचानक हुई मौत की तो कभी कोई आधिकारिक जांच तक नहीं की गई। भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का विमान 1966 के अंदर एक बर्फीली चोटी के ऊपर रहस्यमय तरीके से क्रैश हो जाता है और बाद में सीआईए के पूर्व ऑफिसर अपने इंटरव्यू के अंदर इशारों के अंदर बताते हैं कि इस क्रैश के पीछे दुनिया की किस बड़ी ताकत का हाथ था। आखिर वो कौन से अदृश्य हाथ थे, वो कौन सा हिडन पावर स्ट्रक्चर था जो भारत को स्पेस और डिफेंस की दुनिया के अंदर दशकों पीछे धकेलना चाहता था। और उससे भी बड़ा और सबसे चुभने वाला सवाल यह है कि उस वक्त की कांग्रेस सरकारें पूरी तरह से चुप क्यों थी, क्यों कोई जांच नहीं हुई। आज जब कांग्रेसी नेता चीख चीख करके देश को यह बता रहे हैं कि भारत की मौजूदा सरकार भारत के सबसे बड़े रक्षा और अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स को जानबूझ करके प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, इसरो को पंगु बनाया जा रहा है, तो दोस्तों आपको उस हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा जिसे दशकों तक एक गहरे राज की तरह सरकारी फाइलों के अंदर दफन करके रखा गया था। आज दोस्तों मैं आपके सामने वो सच रखने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये कहानी सिर्फ रॉकेट, सैटेलाइट या कुछ हथियारों की नहीं है। ये कहानी है भारत के सामरिक स्वाभिमान की, उस जियोपॉलिटिकल पावर गेम की जिसकी भनक एक आम हिंदुस्तानी को कभी लगने ही नहीं दी गई। कांग्रेसी लीडर्स मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इसरो को कमजोर और पंगु बना रहे हैं। दावा किया गया है कि पीएमओ के इशारे के ऊपर रॉकेट निर्माण और डेवलपमेंट के अंदर इसरो की भूमिका को खत्म किया जा रहा है और स्पेस सेक्टर की सारी बहुमूल्य संपत्तियां प्राइवेट कंपनियों को सौंपी जा रही हैं। तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम के अंदर 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो नया और दूसरा स्पेस पोर्ट बन रहा है वो भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, जिससे श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट का भविष्य ही खतरे के अंदर आ गया है। दोस्तों, सुनने में यारों बहुत गंभीर से लगते हैं, एक आम नागरिक को एक पल के लिए लग भी सकता है कि सच में हमारे देश के मुकुट का हीरा चंद उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। लेकिन इस राजनीतिक कोलाहल और नैरेटिव वॉर के पीछे का असली सच क्या है? क्या वाकई इसरो को बेचा जा रहा है या फिर भारत उस ग्लोबल रेस के अंदर फाइनली अपनी जगह पक्की कर ले रहा है जहां नासा और चाइना की सीएनएस दशकों पहले ही अपने प्राइवेट प्लेयर्स को मैदान में उतार करके दुनिया पर राज कर रही है। दोस्तों, इस सच को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले भारत के उस खौफनाक दौर के अंदर जाना पड़ेगा जब इस देश के अंदर एक फोन कॉल करना भी किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। दोस्तों, आपको भारत के इतिहास के उन काले पन्नों को देखना होगा जब घर के अंदर एक टेलीफोन होना बहुत बड़ी लग्जरी माना जाता था। 1980 के दशक का वो कांग्रेस सरकार का दौर याद कीजिए जब पूरे देश के अंदर संचार व्यवस्था पर सरकार का पूर्ण कंट्रोल था और बीएसएनएल एमटीएनएल की मोनोपोली हुआ करती थी। एक आम नागरिक को सिर्फ एक लैंडलाइन कनेक्शन लेने के लिए 8 से 10 साल तक लंबी वेटिंग लिस्ट के अंदर सड़ना पड़ता था। फोन कट जाए या डेड हो जाए तो लाइनमैन को घूस दिए बिना कोई आपके घर के खंबे पर झांकने तक नहीं आता था। इसी गंभीर मुद्दे के ऊपर जब 1981 के अंदर संसद में उस समय की इंदिरा गांधी सरकार के संचार मंत्री सीएम स्टीफन से विपक्ष ने तीखे सवाल पूछे तो उन्होंने पूरे अहंकार और सत्ता के नशे के अंदर जवाब दिया। उन्होंने भरी संसद के अंदर कहा कि टेलीफोन कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ये एक लग्जरी है, एक विलासिता है और अगर कोई अपने टेलीफोन सर्विस से खुश नहीं है तो वो अपना फोन सरकार को वापस कर सकता है। ये सिर्फ एक मंत्री का बयान नहीं था, उस पूरे सिस्टम का माइंडसेट था जो मानती थी कि देश का हर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तकनीक सिर्फ सरकारी बाबू चलाएंगे, चाहे वो सिस्टम कितना ही सड़ा हुआ, भ्रष्ट और अकुशल क्यों ना हो। बाजार की मांग, इनोवेशन, स्पीड और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए उस सिस्टम के अंदर कोई जगह नहीं थी।
आज दोस्तों आंखें बंद करके सोचिए, अगर भारत का इंटरनेट, आपका व्हाट्सएप, आपका यूपीआई पेमेंट और आपका पूरा डिजिटल जीवन आज भी सरकारी बाबुओं की फाइल और उसी लग्जरी वाले माइंडसेट के भरोसे होता तो क्या होता। जब सरकार ने अपने उस सरकारी अहंकार को तोड़ा, टेलीफोन सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला, तो एयरटेल और जियो जैसी प्राइवेट कंपनियों ने अपनी आक्रामक स्पर्धा और अरबों डॉलर के रिस्क से पूरे देश को रातों रात डिजिटल बना दिया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जो सरकार कभी खड़ा कर ही नहीं सकती थी। और ठीक यही महाक्रांति, यही साइलेंट रेवोल्यूशन अब भारत के स्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर आकार ले रहा है। और दोस्तों, इस पूरी क्रांति को गहराई से समझने के लिए हमें डीआरडीओ के कावेरी इंजन प्रोजेक्ट से बड़ा दर्दनाक और सटीक एग्जाम्पल हमारे सामने कुछ हो नहीं सकता है। ये वो कहानी है जो हर उस भारतीय का खून खौला सकती है जो अपने देश को एक सुपर पावर बनते हुए देखना चाहता है। और दोस्तों, ये आपको बताएगी कि कैसे सरकारी लाल फीताशाही ने हमारे महान वैज्ञानिकों को बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों, ये बात है 1986 की। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के अंदर डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई को एक अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सौंपा गया। भारत अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान यानी तेजस के लिए एक पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन बनाना चाहता था, जिसे नाम दिया गया कावेरी। शुरुआत के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट लगभग 382 करोड़ रुपए रखा गया और इसकी डेडलाइन तय की गई 1996। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में जो कुछ हुआ वो सरकारी लेट लतीफी, दूरदर्शिता की कमी और ब्यूरोक्रेसी की एक खौफनाक दास्तान है। हमारे वैज्ञानिकों को दुनिया का सबसे जटिल इंजन बनाने को तो कह दिया गया, लेकिन उनके पास में इंजन की टेस्टिंग के लिए ना तो कोई स्वदेशी हाई ऑल्टीट्यूड फैसिलिटी थी, ना ही हवा के अंदर उड़कर के टेस्ट करने के लिए कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट था। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह कि बजट ऊंट के मुंह के अंदर जीरे के बराबर था। भारत को अपने ही स्वदेशी इंजन का परीक्षण करने के लिए बार बार रसिया के दरवाजे पर जाकर के वहां दरवाजा खटखटाना पड़ता था, भारी फीस देनी पड़ती थी, सरकारी फाइलें डेस्क पर रेंगती रही, विदेशी उपकरणों और टेस्टिंग किट की खरीद में महीनों और सालों की देरी होती रही, सीवीसी जांच का डर, सीएजी के कड़े ऑडिट का खौफ और सबसे सस्ता माल खरीदने की वो जानलेवा L1 टेंडर प्रोसेस जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट की कमर तोड़ कर रख दी। समय बीतता गया, सरकारें बदलती रही, डेडलाइन 1996 से खिसक करके 2000 हुई, 2004 हुई और 2008 तक पहुंच गई। 25 साल बीत गए, करोड़ों रुपए स्वाह हो गए, लेकिन कावेरी इंजन इतना भारी हो चुका था, उसका थ्रस्ट इतना कम था कि वो हमारे तेजस फाइटर जेट को आसमान के अंदर उड़ाने के अंदर पूरी तरह से फेल्योर कर गया। उसे 83 से 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देना था, लेकिन वो अपने लक्ष्य से बहुत पीछे था, वो 70 तक ही प्रोड्यूस कर पाया था। अब दोस्तों, मजे की बात देखिए, बजट और बढ़ाए जाने या फिर कुछ नया करने के बजाय इसी कांग्रेसी सरकार ने यानी कि यूपीए सरकार ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को ठप ही कर दिया। तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए रेडीमेड इंजन खरीदने के ऊपर आगे बढ़ गए। तब दोस्तों एक्सपर्ट कह रहे थे कि रेडीमेड खरीदने के अंदर कमीशन का बहुत अच्छा खेल होता है। मतलब दोस्तों, भारत के स्वदेशी जेट इंजन के सपने को दफन कर दिया गया। अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिकी कंपनी जी के साथ में फाइटर जेट के इंजन खरीद लिए गए। और इसके बाद में दोस्तों साल 2014 आता है, मोदी सरकार आती है और इसके बाद में पूरा खेल ही पलट जाता है। और खास करके दोस्तों पिछले 3 से 4 सालों के अंदर ही खेल तो पूरी तरह से पलट चुका है। भारत की मौजूदा सरकार ने इस धीमी मौत मर रहे प्रोजेक्ट को एक नए आक्रामक और ग्लोबल नजरिए से देखा। सरकार को यह समझ में आ गया कि दुनिया की कोई भी सरकारी लैब बिना प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग ताकत और उनके इनोवेशन के जेट इंजन नहीं बना सकती है। आज कावेरी 2.0 के रूप में यह प्रोजेक्ट फिर से पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है, जब गोदरेज एरोस्पेस जैसी दिग्गज भारतीय प्राइवेट कंपनी को ड्राई कावेरी इंजन के सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल बनाने का सीधा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो सिस्टम के अंदर एक चमत्कार हो गया। जिस काम के अंदर सरकारी बाबू 30 से 35 साल के अंदर उलझे हुए थे और फाइलें घूम ही रही थी, गोदरेज ने बेहतरीन क्वालिटी कंट्रोल के साथ में समय से पहले ही वो सारे मॉड्यूल्स बना करके डीआरडीओ को डिलीवर कर दिए। आज वही कावेरी इंजन जिसे दुनिया ने फेल्योर मान लिया था,
52 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले ड्राइव वेरिएंट के रूप में भारत के टॉप सीक्रेट और बेहद मारक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी कि यूसीएवीज घातक ड्रोन की धड़कन बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों मानिक नाम के छोटे क्रूज मिसाइल इंजन को भी पूरी सफलता के साथ में टेस्ट किया जा चुका है और उसके मास प्रोडक्शन के लिए सीधे प्राइवेट कंपनीज को लूप में लिया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट कल तक नाकामी और लाल फीताशाही का प्रतीक था, वो आज प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के स्वदेशी रक्षा आत्मनिर्भरता की रीढ़ बन चुका है। और दोस्तों यही बदलाव सिर्फ डीआरडीओ के इंजन तक सीमित नहीं है। आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कहानी देख लीजिए। कुछ साल पहले तक कांग्रेस पार्टी एचएएल के मुद्दे के ऊपर देश में खूब राजनीति कर रही थी। संसद में बवाल होता था कि सरकार एचएएल को खत्म कर रही है। लेकिन दोस्तों यूपीए के टाइम में इसी एचएएल की ग्राउंड रियलिटी क्या थी? सुस्त रफ्तार थी, समय सीमा पार कर जाता था, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भयंकर कमी थी, जिसके कारण हमारी वायुसेना हमेशा से परेशान थी, नाराज रहती थी, विमानों की डिलीवरी सालों तक लेट होती रहती थी। आज उसी एचएएल की तस्वीर देख लीजिए दोस्तों, इसका डेटा देखिए। वित्तीय वर्ष 2025 के अंदर एचएएल ने अपना अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व कमाया है और वो 33,000 करोड़ रुपए का है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये ऐतिहासिक टर्न अराउंड कैसे हुआ? क्योंकि एचएएल अपनी सरकारी चारदीवारी और पुराने इकोसिस्टम से आज बाहर आ चुका है। आज ये एचएएल अपने 60% से ज्यादा सप्लाई चेन के लिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, एमएसएमईज पे डिपेंडेंट है। एचएएल अब एलएनटी, डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज और टाटा एडवांस सिस्टम्स जैसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के साथ में मिलकर के काम कर रहा है। आज एलएनटी हमारी सेना के लिए K9 वज्र जैसी घातक तोप बना रही है। कल्याणी ग्रुप ATAGS आर्टिलरी गन बना रही है और हमारा टाटा C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत के अंदर ही असेंबल कर रहा है। प्राइवेट कंपनियों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अगर उन्हें मौका मिले तो चंद महीनों के अंदर वर्ल्ड क्लास हथियार सेना को दे सकते हैं, जिसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। अब दोस्तों वापस इसरो और भारत के स्पेस सेक्टर के ऊपर आते हैं। आज इसरो के सो कॉल्ड निजीकरण के ऊपर जो लोग छाती पीट रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं, वो आपको कभी भी इसरो के उस डार्क एरा यानी कि अंधकारमय दौर के बारे में नहीं बताएंगे, जब हमारे सबसे होनहार वैज्ञानिकों को मोहरा बनाकर के खत्म कर दिया गया था। 1994 का कुख्यात इसरो जासूसी कांड याद है आपको? दोस्तों केरला के अंदर कांग्रेस की राज्य सरकार और पुलिस की आपसी राजनीतिक रस्साकसी का सीधा शिकार बने थे हमारे भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक नंबी नारायण। नंबी उस वक्त भारत के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी रॉकेट साइंस का सबसे जटिल हिस्सा है, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जलाया जाता है। ये वही इंजन है जो आज भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 को ताकत देता है। उन्हें झूठे जासूसी केस के अंदर गिरफ्तार किया गया, पुलिस रिमांड में भयानक 3rd डिग्री टॉर्चर्स दिए गए और एक झूठे केस ने भारत के क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम को 15 से 20 साल पीछे धकेल दिया। जब देश को इस टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब अमेरिका के दबाव में रशिया ने हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था, तब हमारे ही सिस्टम ने हमारे सबसे बड़े क्रायोजेनिक साइंटिस्ट को जेल के अंदर ठूंस दिया। बाद में देश के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से निर्दोष साबित कर दिया और मौजूदा सरकार ने 2019 में उन्हें पद्म भूषण दिया। लेकिन दोस्तों भारत ने अंतरिक्ष रेस के अंदर अपने बहुमूल्य 2 दशक खो दिए। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनियों को स्पेस सेक्टर के अंदर एंट्री देना एक बहुत बड़ा धोखा है, खराबी है, तो जरा 2005 के उस एंट्रिक्स देवास घोटाले की तरफ देख लीजिए। ये वो सच है जो कांग्रेस का अपना असली प्राइवेटाइजेशन मॉडल था। जनवरी 2005 के अंदर यूपीए सरकार के दौरान इसरो की कमर्शियल विंग एंट्रिक्स ने देवास मल्टीमीडिया नाम की एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी के साथ में एक बेहद गुप्त और चौंकाने वाला समझौता किया था। इस डील के तहत इसरो के 2 इंपोर्टेंट सैटेलाइट GSAT-6 और 6A के 90% एस बैंड ट्रांसपोंडर स्पेस को मोबाइल मल्टीमीडिया सर्विस देने के लिए इस प्राइवेट कंपनी को बेहद कौड़ियों के भाव के अंदर लीज पे दे दिया गया।
बहुमूल्य स्पेक्ट्रम को इतनी आसानी से और बिना किसी ऑक्शन के नई कंपनी को सौंप दिया गया कि देश को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब देश के अंदर 2G घोटाला सामने आया, उसका शोर मचा, तब जाकर के इस डील की असलियत सबके सामने आई और 2011 के अंदर भारी राजनीतिक बवाल के बाद में यूपीए सरकार को इसे रद्द करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, इसका खामियाजा किसने भुगता? हमारे भारत में विदेशी निवेशकों ने इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के अंदर भारत सरकार के ऊपर मुकदमा ठोक दिया और भारत के ऊपर 1.29 बिलियन डॉलर यानी कि 10,000 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। यह था बिना किसी पॉलिसी, बिना किसी रूल और बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के किया गया असल घोटाला, जिसने इसरो को सीधा चूना लगा दिया था। लेकिन आज जो हो रहा है वो एक ओपन, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का अहम हिस्सा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सिकुड़ नहीं रहा है, बल्कि उसका दायरा अब पहले से कहीं ज्यादा विशाल किया जा रहा है। आज ग्लोबल स्पेस मार्केट 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है, मतलब कि 41 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। और दोस्तों, इसके अंदर भारत की हिस्सेदारी केवल 2 से 3% की ही है, जिसे लगातार सरकार 5% तक लेके जा रही है, जो कांग्रेस के टाइम पे 1% भी नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, इसरो एक सरकारी संस्था है। अगर हम सिर्फ इसरो के भरोसे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि नट बोल्ट से लेकर के सैटेलाइट तक सब कुछ वही बनाएगा, तो हम कभी भी ग्लोबल मार्केट कैप्चर नहीं कर पाएंगे। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। 2014 से पहले इसरो ने मात्र 35 विदेशी सैटेलाइट स्पेस के अंदर भेजे थे, लेकिन जनवरी 2026 तक यह आंकड़ा आज 430 को पार कर चुका है। 2014 के अंदर पूरे भारत में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप था। आज अगस्त 2026 तक भारत के अंदर 440 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो इनोवेशन का बवंडर ला रहे हैं। दोस्तों, साल 2021 और 22 के अंदर भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के अंदर सिर्फ 100 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, जो आज की डेट के अंदर 600 मिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इसरो की कमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL का राजस्व 2021 के 321 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2024 के अंदर और 25 के अंदर लगभग 3000 करोड़ को पार कर गया है। अब दोस्तों, क्या ये आंकड़े पंगु होते इसरो की निशानी हैं या फिर एक ग्लोबल पावर बनते भारत की? और जो सबसे बड़ा भ्रम पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियां कुछ नहीं जानती हैं, स्पेस का सब कुछ तो इसरो ही करता है, उस भ्रम को तथ्यों के साथ तोड़ना बेहद जरूरी है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा और कम चर्चित सच ये है कि आज इसरो जो भी सैटेलाइट या रॉकेट भेजता है, चाहे वो चंद्रयान हो, मंगलयान हो, उसके 80 से लेकर के 85% पुर्जे और हार्डवेयर सिस्टम भारत की प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। L&T और HAL को अब इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV को पूरी तरह से बनाने का ठेका दिया गया है। 860 करोड़ रुपए की महाडील के तहत 5 PSLV रॉकेट इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस दशकों से चंद्रयान और मंगलयान के विकास इंजन और थ्रस्टर्स बना रहा है। अनंत टेक्नोलॉजीज ने इसरो के 90 से ज्यादा सैटेलाइट्स और 70 से ज्यादा लॉन्च व्हीकल्स मिशन के अंदर महत्वपूर्ण एवियोनिक्स और उप प्रणालियां सप्लाई की हैं। और दोस्तों, ये तो चंद कंपनियां हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगातार इसरो को कंपोनेंट्स बना करके दे रही हैं। दोस्तों, ये इसरो को बेचना नहीं है, ये इसरो के महान वैज्ञानिकों को रूटीन और मजदूरी वाले काम से मुक्त करना है, ताकि वो गगनयान जैसे मानव मिशन और शुक्र मंगल जैसे जटिल मिशन के ऊपर अपना दिमाग खपा सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसरो छोटे कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की दिशा के अंदर भी अंतरिक्ष में भेजने के लिए SSLV प्रोजेक्ट चला रहा है। इसका मकसद था लॉन्च ऑन डिमांड, यानी कि ग्लोबल मार्केट का कोई ग्राहक पैसा दे और हफ्तों के भीतर उसका सैटेलाइट स्पेस के अंदर हो। लेकिन सरकारी सिस्टम के अंदर फाइलें, ऑडिट और बजट अप्रूवल इतना भारी बोझ होता है कि इसरो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी साल के अंदर मुश्किल से 6 से 8 मिशन ही कर पाता है। कमर्शियल मार्केट के अंदर इतनी सुस्त रफ्तार का सीधा मतलब है कि मार्केट से बाहर ही हो जाना। वहीं दूसरी तरफ 2018 के अंदर बनी एक प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने कमाल कर दिया है। हमारे इसरो से ही निकले कुछ महत्वाकांक्षी युवा वैज्ञानिकों ने यह कंपनी बनाई और सिर्फ 4 साल के अंदर ही बिना किसी सरकारी लाल फीताशाही के नवंबर 2022 के अंदर भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S लॉन्च कर दिया। उन्होंने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बना डाला और अभी कुछ वक्त पहले ही उन्होंने अपने रॉकेट से सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया है।
मतलब कि 6-7 साल के अंदर उन्होंने चमत्कार कर दिया है, वो भी पहले ही झटके के अंदर। उधर दोस्तों अग्निकुल कॉस्मोस नाम के स्टार्टअप ने तो 2017 के अंदर कंपनी बनाकर के दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना डाला और श्रीहरिकोटा के भीतर अपना खुद का प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष स्थापित कर लिया। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने रॉकेट बनाने के समय को महीनों से घटा करके कुछ ही दिनों के अंदर बदल दिया है। जिस पुर्जे को बनाने के अंदर पहले 3 महीने लगा करते थे, उसे 3D प्रिंटर 72 घंटे के अंदर तैयार कर देता है। वहीं दोस्तों पिक्सेल जैसी कंपनियां आज दुनिया का सबसे एडवांस अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बना रही हैं, जिसके ग्राहक अब विदेशी सरकारें तक बन चुकी हैं। यहां तक कि दोस्तों अमेरिकी जासूसी एजेंसी CIA के लिए काम करने वाली सरकारी सैटेलाइट एजेंसी भी इसी कंपनी से सैटेलाइट बनवा रही है। दोस्तों जो काम करने में हमारी सरकारी मशीनरी को, हमारी सरकारी एजेंसियों को दशकों लग जाते हैं, वो काम भारत के 25 साल के युवा 5 से 7 सालों के अंदर करके भी दिखा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर वेंडर पास करवाने के अंदर सालों का टाइम नहीं लगता है। वहां फेल होना कोई कलंक नहीं माना जाता है, वो एक डेटा पॉइंट है। दोस्तों सरकारी सिस्टम के अंदर अगर रॉकेट फट जाए तो अगले दिन CVC की जांच स्टार्ट हो जाती है, CAG सवाल पूछती है, विजिलेंस बैठ जाता है और इसी डर ने हमारे महान वैज्ञानिकों को हमेशा के लिए रिस्क लेने से रोका और सिर्फ सुरक्षित खेलने वाले क्लर्क बनकर के रह गए। लेकिन दोस्तों प्राइवेट कंपनियों के अंदर जब रॉकेट फटता है तो वो जश्न मनाते हैं कि उन्हें कमजोरी पता चल चुकी है। वो 6 महीने नया टेंडर निकलने के अंदर टाइम बर्बाद नहीं करते, वो 5 दिन के अंदर नया पुर्जा बना करके दोबारा टेस्ट करते हैं। इसे कहते हैं फेल फास्ट लर्न फास्ट कल्चर और यही रिस्क लेने की असीमित क्षमता इनोवेशन की असली जननी होती है। अब दोस्तों एक और दूसरा मामला भी आप समझ लीजिए। कांग्रेस के द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में बन रहे स्पेस पोर्ट को लेकर के जो हंगामा किया जा रहा है, उसका लॉजिक भी आप पूरी तरह से समझिए। श्रीहरिकोटा आज भी भारत के सभी प्रमुख और भारी लॉन्च जैसे गगनयान LVM 3 के लिए मुख्य केंद्र है, लेकिन तमिलनाडु का कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट खास करके SSLV और प्राइवेट कंपनियों के छोटे रॉकेट्स के लिए विकसित किया जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल कारण है। श्रीहरिकोटा से जब रॉकेट दक्षिण की ओर लॉन्च होते हैं तो उसे श्रीलंका के ऊपर से गुजर करके जाना पड़ता है और लिहाजा दोस्तों उस रॉकेट का रास्ता बदलना पड़ता है। इसके अंदर बहुत सारा कीमती ईंधन बर्बाद हो जाता है, लेकिन कुलशेखरपट्टिनम से सीधा दक्षिण की तरफ लॉन्च किया जा सकता है, जिससे फ्यूल बचता है और रॉकेट सीधा पेलोड लेकर के जा सकता है। इसे प्राइवेट कंपनियों को उपयोग के लिए देना कोई देश बेचना नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। अब दोस्तों इतनी सारी बातें जानने के बाद अब भी अगर आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं तो जरा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, चाइना और अमेरिका की तरफ देख लीजिए। दोस्तों ग्लोबल पावर गेम का सबसे बड़ा सच ये है कि नासा और CNSA बहुत पहले ही इस हकीकत को समझ चुके थे। एक वक्त था जब सुपर पावर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा पूरी तरह से सरकारी ब्यूरोक्रेसी और लाल फीताशाही का शिकार हो गई थी। 2011 के अंदर जब उनका स्पेस शटल प्रोग्राम बंद हुआ तो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन रसिया के आगे हाथ फैलाने पड़े थे। ये अमेरिका के लिए भारी सामरिक बेइज्जती थी। तब अमेरिकी सरकार ने एक कड़ा और स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। उन्होंने COTS प्रोग्राम स्टार्ट किया और एलोन मस्क की स्पेस एजेंसी SpaceX के ऊपर अरबों डॉलर का रिस्क लिया। आज नतीजा सबके सामने है। SpaceX साल के अंदर 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च करता है। नासा का पूरा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम और चांद के ऊपर इंसान भेजने वाला आर्टेमिस प्रोग्राम अब SpaceX और ब्लू ओरिजिन के कंधों के ऊपर है। अमेरिका की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी प्राइवेट कंपनियों के दम पर ही इतनी इनोवेटिव और घातक बनी हुई है। दोस्तों क्या अमेरिका के अंदर किसी ने कहा कि नासा को क्यों बेच दिया गया? नहीं, क्योंकि नासा अब रूटीन लॉन्चिंग से फ्री होकर के डीप स्पेस रिसर्च के ऊपर फोकस कर रही है। और जो लोग सोचते हैं कि कम्युनिस्ट देश चाइना के अंदर सब कुछ सरकारी है, तो वो भी बहुत बड़े मुगालते के अंदर है। चाइना ने भी अमेरिका की नकल करते हुए 2014 के बाद अपनी स्पेस इंडस्ट्री को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया था। आज चाइना के अंदर लैंड स्पेस, स्पेस पायोनियर और आई स्पेस जैसी दर्जनों प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष के अंदर तूफान मचा रही हैं। चाइना की लैंड स्पेस दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने SpaceX से भी पहले मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाले रॉकेट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट के अंदर पहुंचा दिया।
चाइना की कम्युनिस्ट सरकार अच्छे तरीके से जानती है कि अगर अमेरिका को अंतरिक्ष और डिफेंस के अंदर मात देनी है तो सरकारी फाइलों के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। वहां भी प्राइवेट कंपनियों को खुला खेल खेलने की पूरी छूट दी गई है। तो फिर भारत क्यों अपनी पुरानी समाजवादी मानसिकता के साथ में चिपका रहे? अगर हम उसी रास्ते के ऊपर चलते जहां सिर्फ सरकार ही सब कुछ करेगी तो हम चाइना और अमेरिका से अंतरिक्ष के अंदर 50 साल पीछे रह सकते हैं। दोस्तों, आज भारत सरकार ने 2020 में स्पेस रिफॉर्म्स किए और इन स्पेस नाम की नोडल एजेंसी बनाई। ये एजेंसी सुनिश्चित करती है कि कोई भी युवा वैज्ञानिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना सीधे इसरो की टेस्टिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सके। ये स्पेस सेक्टर के लिए 1991 के आर्थिक उदारीकरण जैसा ही एक बड़ा कदम है। दोस्तों, 2014 से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों के रूप में जाना जाता था। हम सुई से लेकर के तोप तक खरीदा करते थे, लेकिन आज भारत दुनिया के 85 से लेकर 100 देशों के अंदर अपने हथियार बेच रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 के अंदर भारत का रक्षा निर्यात 39,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है। इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइलें, पिनाका रॉकेट सिस्टम और आर्टिलरी गन्स शामिल हैं। दोस्तों, इस डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा योगदान भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनियों का है। अगर सरकार डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की मोनोपोली को ना तोड़ती तो क्या भारत कभी हथियार मार्केट के अंदर उतार पाता? दोस्तों, भविष्य के युद्ध केवल जमीन पर नहीं होंगे, वो अंतरिक्ष में होंगे, एलियो में होंगे, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस के साथ में होंगे और साइबर स्पेस के अंदर लड़े जाएंगे। यूक्रेन युद्ध के अंदर स्टारलिंक ने साबित कर दिया कि प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क युद्ध का नक्शा बदल सकता है। भारत को भी अपना खुद का सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन चाहिए और ये कोई एक सरकारी एजेंसी के दम पे नहीं हो सकता है। इसके लिए मास प्रोडक्शन चाहिए, असेंबली लाइन चाहिए और ये विशेषज्ञता केवल टाटा, एल&टी जैसी प्राइवेट कंपनियों के पास में है। अब दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, जाहिर सी बात है क्या इसरो को बेच दिया गया? तो इसरो में तो प्राइवेट पहले से ही काम कर रहा था और अब जो मोदी सरकार ने किया है वो वास्तव में बवंडर है, तूफान है। आने वाले कुछ ही सालों के अंदर हम लोग दुनिया की जो 650 बिलियन तक पहुंचने वाली इकोनॉमी है, जो 1 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी, उसके अंदर बहुत जल्द यानी 2030 तक हम लोग 45 से लेकर के 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। तो सोचिए, ये सारा पैसा भारत में आएगा और केवल इसरो के भरोसे सब कुछ नहीं हो सकता है। अब दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ कहेंगे? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।